8 अगस्त 1963 की एक काफ़ी तारीख रात थी। एक रॉयल मेल की ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी और उसके एक डब्बे में नोटों से भरे बैग थे। आज के हिसाब से देखें तो तकरीबन 67 मिलियन पाउंड्स। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक एक सुनसान जगह पर सिग्नल सुर्ख हो गया। ड्राइवर जैक मिल्स ने ट्रेन रोकी और बस उसी खामोशी में वो सदी की सबसे बड़ी डकैती शुरू हो गई। आज हम बर्तानिया की तारीख की सबसे मशहूर ग्रेट ट्रेन रॉबरी की गहराई में उतर रहे हैं। ये कोई आम डकैती नहीं थी। डाकुओं ने न सिर्फ लाखों पाउंड लूटे बल्कि पूरी ट्रेन ही अगवा कर ली, और वो भी एक गोली चलाए बगैर। हमारे पास जो मालूमात हैं वो जेम टीवी नामी एक यूट्यूब चैनल की वीडियो पर मबनी है। तो चलें देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ एक डकैती की कहानी नहीं है। ये महीनों की मंसूबाबंदी की कहानी है, अंदरूनी मालूमात की, और फिर अम, चंद ऐसी छोटी छोटी इंसानी गलतियों की जिन्होंने इस कामिल जुर्म को, आप कह लें, नाकाम बना दिया। अच्छा, हम देखेंगे कि कैसे मामूली नजर आने वाली चीजों ने पूरे मंसूबे का रुख ही बदल दिया। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। इतना बड़ा, इतना पेचीदा मंसूबा आखिर शुरू कैसे हुआ? उसके पीछे कौन था? इसका मास्टरमाइंड ब्रूस रेनॉल्ड्स नामी एक शख्स था। रेनॉल्ड्स एक ज़हीन मुजरिम था जो हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचता था। लेकिन इस मंसूबे की असल बुनियाद एक ऐसी चीज थी जो किसी भी हथियार से ज्यादा कीमती होती है: और वो क्या थी? अंदरूनी मालूमात। अंदरूनी मालूमात? यानी रॉयल मेल के अंदर से कोई उनके साथ मिला हुआ था? जी हाँ, रॉयल मेल के एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने उन्हें ये खुफिया मालूमात दी थी। इसका नाम आज तक सामने नहीं आया। और देखें, यही किसी भी बड़े मंसूबे का पहला असूल होता है। ताकत हथियारों में नहीं होती, सही मालूमात में होती है। सही। डाकुओं को ये मालूम था कि कब, कहाँ और कितना पैसा है, और इसी एक मालूमात ने इस डकैती को मुमकिन बनाया। और वो खास मालूमात क्या थी? मालूमात ये थी कि ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन के एक खास डब्बे में, जिसे हाई वैल्यू पैकेजेस या HVP कहते हैं, एक खास दिन मामूल से कहीं ज्यादा बड़ी रकम जाने वाली थी। तो इनका हदफ यही डब्बा था? जी, लेकिन एक मसला था। रिनॉल्ड्स और उसके साथी जराइम पेशा तो थे, मगर उन्हें ट्रेनें लूटने का कोई तजर्बा नहीं था। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्हें इस काम के लिए माहिरीन की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने लंदन के एक दूसरे गैंग को अपने साथ मिलाया, साउथ कोस्ट रेडर्स। और ये साउथ कोस्ट रेडर्स कोई आमचोर नहीं थे। ये लोग ट्रेनों पर हाथ साफ करने के माहिर माने जाते थे। यानी रेनॉल्ड्स को पता था कि उसे सिर्फ लोग नहीं बल्कि उस काम के माहिर चाहिए। जी, आहिस्ता आहिस्ता टीम बढ़ती गई और 15 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो गए। तो 7 अगस्त 1963 को ट्रेन ग्लासगो से रवाना हुई। इसमें 12 डब्बे थे और 72 पोस्ट ऑफिस का अमला भी था जो डाक छांट रहा था। जी, लेकिन जिस डब्बे को लौटा जाना था, वो HVP डब्बा, वो अभी ट्रेन के साथ लगा नहीं था। वो नैन वैली रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। अच्छा। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। 1961 में पोस्ट ऑफिस ने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अपने 3 नए HVP डब्बों में अलार्म सिस्टम लगवाए थे। और जो पुराने डब्बे थे ना, जिनमें अलार्म नहीं था, उन्हें रिजर्व में रख दिया गया था। तो इसका मतलब है कि डाकुओं की किस्मत बहुत अच्छी थी कि इस दिन एक पुराना डब्बा इस्तेमाल हो रहा था। इसे किस्मत कहें या फिर अंदरूनी मालूमात का कमाल, हाँ। ये उन्हें मिलने वाली पहली बड़ी टिप थी कि डकैती वाले दिन अलार्म वाले तीनों नए डब्बे सर्विस में थे ही नहीं। इसलिए एक पुराना रिजर्व डब्बा इस्तेमाल किया जाना था, M3024M, जिसमें कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं था। ये तो उनके लिए एक बहुत बड़ा फायदा था। और क्या कोई और भी ऐसी बात थी जिसने उनके मंसूबे को आसान बनाया? हाँ, और दूसरी टिप तो उससे भी ज्यादा अहम थी। वो क्या? आमतौर पर इन HVP डब्बों में कोई 3 लाख पाउंड्स होते थे। ठीक है। लेकिन चूंकि पिछला हफ्ता बैंक हॉलिडे वीकेंड था, इसलिए उस दिन उस डब्बे में तकरीबन 3 मिलियन पाउंड्स मौजूद थे। 10 गुना ज्यादा? जी, 10 गुना ज्यादा रकम। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उनके मुखबिर ने उन्हें बिल्कुल सही दिन बताया था, और उन्होंने उसी दिन के लिए महीनों से मंसूबाबंदी की थी। यानी सब कुछ उनके हक में जा रहा था। उनके पास मालूमात थी, टीम थी और हालात भी साजगार थे। तो
8 अगस्त की रात उन्होंने ट्रेन रोकी कैसे? यहाँ उनकी चालाकी नजर आती है। उन्होंने सियर्स क्रॉसिंग पर सिग्नल सिस्टम को हैक करने का एक बहुत सादा मगर मौसर तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने सब्ज बत्ती के सामने एक दस्ताना फंसा के उसे छुपा दिया और सुर्ख बत्ती जलाने के लिए एक बैटरी का इस्तेमाल किया। बहुत सादा। जी, लेकिन ड्राइवर जैक मिल्स के पास ट्रेन रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। और जैसे ही ट्रेन रुकी वो लोग हरकत में आ गए होंगे। जब ड्राइवर जैक मिल्स ने थोड़ी मजामत की तो उसके सर पर लोहे की रॉड से वार किया गया। ओह, वो वहीं बेहोश हो गया। ओह, यानी तशद्दुद भी इस्तेमाल किया गया। ये तो बहुत खौफनाक है। जी हाँ, और ये इस कहानी का सबसे तारीख पहलू है। ये कोई फिल्मी डकैती नहीं की जहाँ कोई जख्मी नहीं होता। यहाँ एक आम इंसान जो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा था, उस पर ऐसा तशद्दुद हुआ जिसका सदमा वो अपनी मौत तक भुला नहीं पाया। तो ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, ये एक इंसान की जिंदगी की तबाही भी थी। बिल्कुल। तो जैक मिल्स को बेहोश करने के बाद उन्होंने क्या किया? यहाँ इनके मंसूबे की बारीकी नजर आती है। उन्होंने इंजन और पहले 2 डब्बों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। इनका मंसूबा था कि ट्रेन के इस हिस्से को 1 किलोमीटर दूर ब्राइडगो ब्रिज तक ले जाया जाए, जहाँ उनके ट्रक खड़े थे। लेकिन ट्रेन चलाने के लिए उन्हें ड्राइवर की जरूरत थी और जैक मिल्स तो जख्मी और बेहोश था। यही वो जगह है जहाँ उनके मंसूबे में पहली गड़बड़ हुई। वो अपने साथ एक रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर को लाए थे, अच्छा, लेकिन जब उसने उस नए मॉडल के इंजन के कंट्रोल्स देखे तो वो घबरा गया और उसे चला नहीं सका। ओहो, तो फिर क्या हुआ? क्या उनका मंसूबा यही नाकाम हो गया? नहीं, उन्होंने फौरन दूसरा रास्ता निकाला। मजबूरन डाकुओं ने जख्मी जैक मिल्स को होश में लाया। क्या मतलब? इसी जख्मी ड्राइवर से? जी, इसी से ट्रेन को ब्राइडग्रो ब्रिज तक चलवाया। ये तो वाकई बहुत भयानक है। सोचें इस शख्स की हालत क्या होगी। सर पर चोट लगी है और इसे गन पॉइंट पर ट्रेन चलाने पर मजबूर किया जा रहा है। जी, तो जब वो ब्राइडगो ब्रिज पर पहुंचे, वहां उन्होंने लूटमार शुरू की। अच्छा, एचवीपी डब्बे का दरवाजा तोड़ा, अंदर मौजूद 5 अमले के अरकान को जख्मी किया और उन्हें रस्सियों से बांध दिया। डब्बे में कुल 128 बोरियां थीं जिनका वजन तकरीबन 2.5 टन था। डाकुओं ने एक इंसानी जंजीर बनाकर सिर्फ 15 मिनट में 120 बोरियां ट्रक में लोड कर दी। सिर्फ 15 मिनट में? ये तो कमाल की कारकर्दगी है। जी, वक्त की कमी की वजह से 8 बोरियां वहीं छोड़ दें, लेकिन तकरीबन सारा पैसा सिर्फ 15 मिनट में लोड कर लिया। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक जा रहा था। बिल्कुल। और शायद इसी कामयाबी के नशे में उनसे वो गलती हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। जाते जाते उनमें से एक ने अमले को धमकी दी। उसने कहा, 30 मिनट तक यहाँ से उठने की कोशिश भी मत करना। 30 मिनट? जी, बज़ाहिर ये एक मामूली सी धमकी थी, लेकिन ये एक लफ्जी सबूत था जो इनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। ये धमकी इनके लिए मसला कैसे बन गई? हम इस पर आएंगे, क्योंकि यही उनके पकड़े जाने की सबसे बड़ी वजह बनी। इस धमकी के बाद वो एक ऑस्टन लोड स्टार ट्रक और 2 लैंड रोवर्स में फरार हुए, जिन पर एक ही नंबर प्लेट लगी थी, ताकि गवाहों को गुमराह किया जा सके। और वो गए कहाँ? उनका खुफिया ठिकाना कहाँ था? वो तकरीबन 43 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस पर पहुंचे जो उन्होंने पहले से खरीद रखा था। वहां पहुंचकर उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया और यहाँ एक ऐसी बात हुई जो उनके तकब्बुर को जाहिर करती है। वो क्या? उन्होंने असली नोटों से मोनोपोली गेम खेली। एक मिनट, क्या वाकई वो करोड़ों पाउंड लूटने के बाद वहां बैठकर असली नोटों से मोनोपोली खेल रहे थे? जी ये तो किसी फिल्म का सीन लगता है। बिल्कुल, ये तकब्बुर की इंतहा थी। वो सोच रहे थे कि वो पकड़े नहीं जा सकते, लेकिन जल्द ही उनकी ये खुशी खत्म होने वाली थी। उन्होंने अपने VHF रेडियो पर पुलिस की बातचीत सुनी और उन्हें पता चला कि पुलिस 50 किलोमीटर के दायरे में हर फार्म हाउस और इमारत की तलाशी ले रही है। लेकिन पुलिस को ये कैसे पता चला कि वो 50 किलोमीटर के दायरे में ही होंगे? ये तो बहुत बड़ा इलाका नहीं है। ये अंदाजा उन्हें उसी 30 मिनट वाली धमकी से हुआ था। अच्छा, पुलिस ने हिसाब लगाया कि अगर डाकू आधे घंटे तक किसी को हिलने नहीं देना चाहते, तो इसका मतलब है कि उनका ठिकाना आधे घंटे की ड्राइव के अंदर ही होगा। सही। और उस जमाने की गाड़ियों की रफ्तार के हिसाब से ये दायरा तकरीबन 50 किलोमीटर का बनता था। इसी एक धमकी ने पुलिस का काम बहुत आसान कर दिया था। ये तो नाकाबिल यकीन है। यानी उनकी अपनी ही एक बात उनके गले पड़ गई। तो ये सुनकर तो वो घबरा गए होंगे।
बहुत ज्यादा। उनका मंसूबा था कि वो इतवार तक वहां रुकेंगे ताकि मामला ठंडा हो जाए। लेकिन अब उन्हें जल्दी निकलना पड़ा। जी, उन्होंने जुमा को ही वहां से निकलने का फैसला किया। जल्दी जल्दी रकम तकसीम की। हर एक के हिस्से में 1.5 लाख पाउंड आए। जो आज के हिसाब से करोड़ों बनते हैं। जी, बहुत बड़ी रकम। और निकलने से पहले उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश तो की होगी। उन्होंने की तो ठिकाने से अपनी उंगलियों के निशानात मिटाए और एक मकामी शख्स को पैसे दिए कि वो फार्म हाउस को जलाकर सारे सबूत खत्म कर दे। ठीक है। लेकिन यहाँ उनसे दूसरी बड़ी गलती हुई। वो क्या? वो शख्स पैसे लेकर फरार हो गया और उसने फार्म हाउस को जलाया ही नहीं। सोचने की बात है, करोड़ों पाउंड की डकैती का मंसूबा कामयाब हो गया, लेकिन वो एक ऐसे शख्स पर भरोसा कर बैठे जो उनके पैसे लेकर भाग गया। बिल्कुल। कभी कभी सबसे बड़े मंसूबे सबसे छोटी इंसानी लालच की वजह से नाकाम होते हैं। और अब पुलिस को सिर्फ एक इशारे की जरूरत थी। और वो इशारा उन्हें कैसे मिला? पुलिस ने मालूमात देने पर 10,000 पाउंड इनाम का ऐलान किया। कुछ ही दिन बाद फार्म हाउस के एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया। उसने बताया कि उसने 8 अगस्त की सुबह वहां बहुत सी गाड़ियां और मशकूक सरगर्मियां देखी थी। तो पुलिस ने फौरन छापा मारा होगा। जी, और जब वो अंदर गए तो उन्हें खाली बोरियां, डॉक और एक ट्रक मिला। डाकुओं ने हर जगह से फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए थे। उन्हें लगा कि उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन वो एक चीज भूल गए थे। वो क्या थी? वो मोनोपली बोर्ड जिसे उन्होंने असली पैसों से खेला था। ओहो। जश्न मनाते हुए वो बोर्ड पर, बोतलों पर और यहाँ तक कि केचप की बोतल पर अपनी उंगलियों के निशानात छोड़ गए थे। ये जो यकीन करना मुश्किल है, यानी करोड़ों पाउंड की डकैती का सुराग एक बोर्ड गेम से मिला, ये तो तकब्बुर और लापरवाही की इंतहा है। बिल्कुल। और ये इस केस का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि इन सब का पहले से मुजरिमाना रिकॉर्ड था। इनके फिंगरप्रिंट्स पुलिस रिकॉर्ड से मैच कर गए और एक एक करके असल मुजरिमों की शनाख्त हो गई। तो फिर इनका अंजाम क्या हुआ? कितने लोग पकड़े गए? कुछ ही दिनों में 16 में से 14 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। इन सब पर मुकदमा चला और उन्हें 30-30 साल की कैद की सजा सुनाई गई। ये उस वक्त एक बहुत बड़ी सजा थी। जी। और बाकी 2 लोगों का क्या बना? सिर्फ 2 लोग कभी नहीं पकड़े गए। एक वो मुतबादिल ट्रेन ड्राइवर जो इंजन नहीं चला सका था, और दूसरा वही रॉयल मेल का ऑफिसर। जी, वही सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर जिसने ये सारी मालूमात दी थी। वो शख्स जिसने इस पूरे मंसूबे को मुमकिन बनाया, वो हमेशा के लिए गुमनामी में खो गया। और इस वाक़े के बाद क्या तब्दीलियां आई? इसका कोई देर पा असर हुआ? हाँ, इस डकैती ने बहुत कुछ बदल दिया। जिस जगह ये डकैती हुई थी, उस ब्राइटगो ब्रिज का नाम ही ट्रेन रॉबर्स ब्रिज पड़ गया। लेकिन सबसे अफसोसनाक अंजाम उस ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स का हुआ। सर पर लगी चोट और सदमे की वजह से वो दोबारा कभी काम ना कर सका और सिर्फ 7 साल बाद इस दुनिया से चला गया। डाकुओं को तो 30 साल की सजा हुई, लेकिन जैक मिल्स को एक तरह से उम्र कैद का सदमा मिला। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? एक नाकाबिले यकीन हद तक तफसीली मंसूबा, अंदरूनी मालूमात और एक ऐसा अमल दरामद जो तकरीबन कामिल था। लेकिन ये सारा खेल 2 छोटी इंसानी गलतियों की वजह से बिगड़ गया। एक गैर जरूरी धमकी जो तकब्बुर में दी गई, और एक शख्स का लालच जो अपना काम किए बगैर भाग गया। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई कोई कामिल जुर्म होता है, या इंसानी फितरत जैसे तकब्बुर, लालच और लापरवाही हमेशा रास्ते में आ जाती है? और इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है, जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। वो खुफिया इत्ला देने वाला कौन था? वो शख्स जो इस कहानी का सबसे अहम किरदार था, लेकिन जिसका चेहरा और नाम आज तक एक राज है।